सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे द्रविड़ कौन थे, द्रविड़ और नाग में क्या समानता थी, क्या द्रविड़ और नाग एक ही जाति के थे। आज के अंबेडकर संदेश में इसी विषय को लेकर और साथ ही साथ हम आपको बता दें नागों और द्रविड़ों को लेकर ऐसी बारीक जानकारी आपके समक्ष आज हम प्रस्तुत करेंगे जो संभवतः आप तक पहली बार पहुंच रही होगी, क्योंकि ये बाबा साहब की लेखनी यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी विषय पर आजकल अंबेडकर संदेश की सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 61 से लेकर पेज नंबर 64 तक हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का बेहतरीन अंबेडकर संदेश अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बादशाह लिखते हैं कि द्रविड़ कौन है, क्या वे लोगों से भिन्न है अथवा एक ही नस्ल के लोगों के दो भिन्न नाम है। प्रचलित धारणा या मत तो यह है कि साधारणतः दो भिन्न नस्लों के नाम है। इससे लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल की दो भिन्न शाखाएं हैं, और उससे भी कम लोग ये स्वीकार करेंगे कि नागों के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण भारत पर बल्कि उत्तर और दक्षिण सारे भारत पर आधिपत्य बनाए रखा है। किंतु यह ऐतिहासिक सत्य है। हम देखें कि इस विषय में विद्वानों का क्या मत है। श्री दीक्षितयर, एक प्रसिद्ध दक्षिणात्य विद्वान, ने अपने रामायण में दक्षिण भारत शीर्ष लेख में लिखा है। क्या लिखा है? महत्वपूर्ण बात है। वो लिखते हैं कि एक अन्य आदिवासी नाग जो देव तुल्य है, जिसका देवी चिन्ह सर्प है। साथ में अखिल भारतीय पराशर विद्या सम्मेलन का कार्यव्रत 200 पृष्ठ 248 से 249 तक पश्चिम उत्तर में दक्षिण तक्षशिला से लेकर उत्तर पूर्व में असम तक और सिंघल और दक्षिण भारत में भी इस प्रकार सारे भारत में फैले थे। एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे, या तो यक्षों के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर। उसके पतन के बाद दक्षिण भारत में नागों की प्रधानता हुई। न केवल सिंघल बल्कि प्राचीन मालाबार के प्रदेशों पर भी प्राचीन नागों का अधिकार था। ईसा के बाद की आरंभिक शताब्दियों के तमिल ग्रंथों में प्रायः नागनद का उल्लेख आता है। अभी तक मालाबार में नाग पूजा के अवशेष यथावत चले आ रहे हैं। दक्षिण त्रावणकोर का नागर कोयल मंदिर आज भी नाग पूजा को समर्पित है। उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग लोग समुद्री लोग थे। उनकी स्त्रियां बहुत सुंदर होती थीं। उनकी सुंदरता बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसा लगता है कि नाग चेरों में घुल मिल गए थे, जो ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास शक्ति संपन्न हुए। बस आगे लिखते हैं कि श्री ओल्ड हमने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। उनके अनुसार, उनके मतानुसार प्राचीन काल से द्रविड़ लोग 3 भागों में बटे हैं। प्राचीन काल से द्रविड़ लोग 3 भागों में बटे हैं। वो 3 भाग कौन से हैं, ये जानना जरूरी है। चेर, चोल और पांड्य। चेर अथवा शेर प्राचीन तमिल में सड़े नाग का पर्यायवाची है। चेर मंडल नागद्वीप या नाग प्रदेश से स्पष्ट तौर पर यह झलकता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई। इसके अतिरिक्त अभी गंगा घाटी में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो अपने आप को चेरू या सियोरी कहते हैं, और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। चेरू बहुत प्राचीन प्रजाति है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा घाटी के एक बड़े हिस्से पर उनका आधिपत्य रहा है, जिस पर, जैसा कि हम देख चुके हैं, अत्यंत प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। मुस्लिम आक्रमण की उथल पुथल से चेरू अपनी भूमि से अधिकारच्युत हो गए प्रतीत होते हैं। अब ये एकदम निर्धन है और प्रायः उनके पास भूमि संपत्ति नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्रविड़ बंधु चेरों के संबंधी हैं। चेरों में कई विशिष्ट रीतियां हैं। उनमें एक ऐसी है जिससे लिच्छवियों और नेपाल के नेवारों से उनका संबंध जुड़ता लगता है। यह है प्रत्येक 5 या 6
घरों पर राजा का चुना जाना और तिलकों आदि से उनका राज्य अभिषेक करना। लिच्छवियों तथा नेवारियों दोनों में ही बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिनका दक्षिण के द्रविड़ों से साम्य है। सभी सूर्य की पूजा करते हैं। नेपाल में करकाटक नाग का वही स्थान है जो नील नाग का कश्मीर में है। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली। भाषा लिखते हैं कि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का रक्षक देवता नाग था। लिच्छवियों और नेवारों के विवाह संबंध तमिल लोगों के अत्यधिक सदृश हैं और उनके समान उत्पत्ति की बात पर बहुत प्रकाश पड़ता है। नेवारों में जायदाद पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार अधिकार होता रहा है, जैसा कि कभी पंजाब के अर्ट, बाहिक और तखास लोगों में था। उनमें उनका अपना पुत्र उत्तराधिकारी न होकर उनका भांजा उत्तराधिकारी होता था। अभी तक यह एक द्रविड़ रिवाज है। थोड़े में कहना हो तो इसी युग के एक द्रविड़ लेखक श्री बालकृष्ण नैयर का कहना है कि उन्हें उनके आदमी लगभग हर खास बात में नेवारियों के सगे संबंधी लगते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरी कड़ियाँ भी हैं जो दक्षिण के नागों को उत्तर भारत के लोगों के साथ मिलाती हैं। चंबल नदी के समीप कंसवाहा में कर्नल टाड को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेंद्र नाम का एक राजा तच राज्य करता था जो सरै जनजाति का था। यह जनजाति वीरों के रूप में प्रसिद्ध थी। यह स्पष्ट ही है कि वह तच या तखा पंजाब का वही राज्य था जहां ह्वेनसांग आया था और जिसका पहले उल्लेख हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तखा के नाग लोग सरै भी कहलाते थे। फिर शिवालिक में सतलज और ब्यास घाटी के बीच सर या स्योरेज नाम का एक प्रदेश है। इसमें नाग देवताओं की ही विशेष पूजा होती है। ऊपरी चिनाब घाटी में एक दूसरा स्योरज है जहां पर नाग पूजक लोग ही रहते हैं। सरज अथवा स्योरज कर्नल टाड के शिलालेख का सरै ही प्रतीत होता है। गंगा घाटी के चेरू लोगों का दूसरा नाम स्योर भी है। चेर अथवा नाग लोगों का पुराना तमिल नाम सरे भी यही लगता है। इसलिए यह स्पष्ट सा ही है कि सरै या तख्य सतलुज घाटी के सरज, गंगा के स्योर अथवा चेरू और दक्षिण के चेर, शेर या केरल सभी नाग पूजकों की ही भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय की कुछ बोलियों में कीरा या कीरी का अर्थ सांप है। कदाचित इसी शब्द में किरात शब्द बना हो। राज तरंगिणी में हिमालय के लोगों के लिए आया है। बाराहमीर ने भी कीरों का उल्लेख किया है। प्रोफेसर कील हान द्वारा प्रकाशित एक ताम्र पत्र में भी इसका उल्लेख है। कांगड़ा घाटी में बैजनाथ मंदिर है। वहाँ के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम किरग्राम है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ होगा सांपों का नाग, सांपों का गांव। नाग अभी बैजनाथ और आसपास के सारे प्रदेश का जनप्रिय देवता है और इस प्रकार कीरा यानी कि क्रीड़ा शब्द नाग का पर्यायवाची है और इसमें कुछ संदेह नहीं है रह जाता कि हिमालय के सर्प पूजक कीरा दक्षिण के द्रविड़ कीर, चेर अथवा केरल के संबंधी थे। नाम की समानता सदैव विश्वसनीय नहीं होती, किंतु यहाँ हमारे पास कुछ और भी तथ्य हैं। ये लोग जिनके नाम स्पष्टता एक ही हैं, सभी सूर्यवंशी हैं। ये सभी मनियर नाग को मानते हैं और सभी नाग देवताओं को अपने पूर्वज मानकर पूजा करते हैं। उपयुक्त कथन से ये लगभग निश्चित है कि दक्षिण के द्रविड़ उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग और असुर हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाग और द्रविड़ एक ही जाति हैं। इतने प्रमाण होने पर भी संभव है लोग इस मत को स्वीकार न करें। इस मत को स्वीकार करने में भी जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दक्षिण के लोगों के द्रविड़ नाम की है। उनके लिए यह पूछना स्वाभाविक होगा कि यदि दक्षिण के लोग नाग ही हैं तो केवल वे ही द्रविड़ क्यों कहलाते हैं। आलोचक अवश्य पूछेंगे, यदि द्रविड़ और नाग एक ही लोग हैं तो दक्षिण के लोगों के लिए भी नाग शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक उलझन है, किंतु यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं है जो सुलझाई न जा सके। ये सुलझ सकती है बशर्ते कि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए।
सामान्य साथियों, यहाँ पर सुलझाने की बात आ रही है कि क्या नाग और द्रविड़ एक ही जाति हैं? और इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई का जिक्र यहाँ पर आया, नाम को लेकर, जो द्रविड़ नाम है उस नाम को लेकर यहाँ बड़ी कठिनाई आई है और ये कठिनाई सुलझ सकती है। बाबा साहब लिखते हैं कि ये इतनी कठिन गुत्थी नहीं है कि इसको सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे और इस गुत्थी को, जो कठिनाई भरी गुत्थी है, जो सुलझ सकती है बाबा साहब के अनुसार, तो सुलझाने का कार्य अगले अम्बेडकर संदेश में जिस तरह से बाबा साहब ने किया है वो हम आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुतिकरण करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि लिच्छवियों की राजधानी क्या थी। आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब, लिच्छवियों की राजधानी का नाम बताना है और यही आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का ये जो माह चला है, अम्बेडकर माह चला है, इस अम्बेडकर माह में हर दिन अम्बेडकर संदेश अगर आप सुनेंगे तो निश्चित है समाज का सटीक मार्गदर्शन आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ, इसी निवेदन के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को अम्बेडकर माह में जन जन तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति, हर बहुजन समाज, हर अम्बेडकरवादी बाबा साहब के हुबहू लेख से परिचित हो और उसे जानकारी हो। इस निवेदन के साथ कि आप जरूर शेयर करने का कार्य करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।